दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं तेलंगाना के बारे में, वहाँ की राजनीति के बारे में, वहाँ की जो स्थितियां हैं उनके बारे में आपके सामने कुछ पेश करने जा रहा हूं। मैं आज तेलंगाना के एक मशहूर शख्सियत प्रोफेसर कोदंड राम से बात करेंगे हम आपके लिए। और कोदंड राम का एक परिचय और है कि तेलंगाना का जो आंदोलन हुआ, अलग तेलंगाना राज्य का, उसमें ये सबसे आगे थे। और तेलंगाना की जो राज्य समिति जो बनी थी, जिसका नाम था तेलंगाना ज्वाइंट एक्शन कमेटी, उसके ये चेयरमैन थे, चेयरमैन। इसके अलावा ये संस्थापक हैं तेलंगाना जन समिति के और अध्यक्ष हैं इस समय। लेकिन तेलंगाना जो राज्य का आकार ले सका, उसमें माना जाता है कि कोदंड राम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि बाद में के चंद्रशेखर राव जो इनके सहयोगी थे, काफी उनको इनको उन्होंने दरकिनार करने की कोशिश की। और राजनीति में होता यही है कि हिस्सेदारी के सवाल पर जो खासकर जो पॉलिटिशियन होते हैं, ठेठ पॉलिटिशियन, वो जो इंटेलेक्चुअल लीडर्स हैं, उनको साइडलाइन करने में कई बार कामयाब हो जाते हैं। कोदंड राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहला सवाल, जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में जानबूझकर थोड़ा लंबा इंट्रोडक्शन दिया क्योंकि लोग समझे कि हम किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। तो कोदंड राम, आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त कांग्रेस की सरकार बहुत कंफर्टेबल है रेवंत रेड्डी साहब की अगुवाई में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से वहां उभरी है, 8 सीटें उसने लोकसभा की पाई हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि जो बीआरएस का एक तरफ कमजोर होना, लगातार उसका पतन होना, लगातार उसका कोलैप्स की तरफ जाना, और दूसरी तरफ उसके नेता, बड़े बड़े नेता भाग रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी अपने को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है, हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? अभी कांग्रेस को तो कोई खतरा नहीं है, वो सत्ता में है। और आगे 4 साल को मुझे, अभी बाकी जो टर्म है उनका, ये टर्म में भी उसको अभी कोई खतरा तो नहीं है। लेकिन भविष्य में क्या होगा, बहुत चीज़ों के ऊपर निर्भर है। एक जो है किस हद तक भारतीय जनता पार्टी मजबूत बनेंगे तेलंगाना में, और दूसरी बात ये है कि भारतीय राष्ट्र समिति क्या करने वाले हैं, क्या अदाकारी लेंगे तेलंगाना की सियासत में, ये भी दूसरा मुद्दा है। तीसरा जो है किस हद तक कांग्रेस की नेता, राष्ट्र की नेता रेवंत रेड्डी हो, आने वाले पीसीसी हो, या नहीं तो पूरा कैबिनेट हो, किस हद तक सब लोगों को जुड़कर, एक साथ जुड़कर आगे बढ़ेंगे, ये पूरे। और जो चौथा चीज जो है, राष्ट्र की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो हालात तो अच्छा नहीं है, काफी बुरा है। काफी राज्यों का यही हालत है। केंद्र ने जीएसटी के जरिए से पूरा अभी खजाना भरने के लिए कोशिश कर रहे, लेकिन राष्ट्र सरकार के पास उतना पैसा नहीं होता। खासकर 1900 ये अभी 18 के बाद, 2018 के बाद काफी राज्यों में आर्थिक संकट स्थिति के वजह से उन लोगों का आमदनी गिर गए। तो बाद में उसके साथ साथ में आया था कोविड ने। कोविड की हालात के वजह से आर्थिक स्थिति तो बिगड़ गए बहुत सारे राष्ट्रों का, ये भी एक वजह है। तो इस मामले में खासकर केसीआर ने इसका कोई फाइनेंशियल डिसिप्लिन की पालन नहीं की। फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होने के कारण बहुत ही वो पैसा सही तरीके से खर्चा नहीं हुआ। जहां ज्यादा से ज्यादा लोन लिए और ज्यादा से ज्यादा, जहां कम खर्च से काम होता वहां पे ज्यादा खर्च किए, खासकर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के ऊपर। जो गोदावरी के ऊपर कालेश्वरम प्रोजेक्ट का नाम से एक प्रोजेक्ट बनाए थे, वो प्रोजेक्ट काफी डिजाइन गलत है। ये तो इस बीच में सेंट्रल वाटर कमीशन वाले और नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी वालों ने भी ये कह चुके हैं। तो कैग अपने रिपोर्ट में भी जो हालात इसी हाल में रिपोर्ट आया था,
वो रिपोर्ट में भी ये बात बताए थे। तो ये सारी मामला थोड़ा दिक्कत होता है कांग्रेस पार्टी को पैसों के वजह से, और ये पैसा इकट्ठा करना, जो कर्जा है उसको किसी हाल निभाना पड़ता, उसको जो पेमेंट्स करने का रहता वो पेमेंट करना पड़ता। तो ये सब करते हुए अपनी जो वेलफेयर स्कीम्स है वो वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर अमल करने के लिए तो थोड़ा दिक्कत होता। खासकर कांग्रेस पार्टी को अगर कोई दिक्कत है तो सिर्फ पैसों की कमी के वजह से वो लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और ये पैसों की कमी एक अभी हालात में तो कांग्रेस का एक सवाल है। ये सवाल को लेकिन कैसे हल लेकिन हमने देखा अभी जो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं, वो दिल्ली आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे और हाँ। सेंट्रल असिस्टेंस के लिए उन्होंने कई बार वहां गुहार लगाई, कई बार कोशिश की है। और हमने 2 बार कम से कम देखा कि हाल के महीनों में कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। और जाहिर है जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, खासकर विपक्षी दलों द्वारा जो शासित प्रदेश हैं उनमें यही होता है कि सेंट्रल असिस्टेंस कैसे उनका बढ़े। तो क्या इधर कोई तेलंगाना को प्रगति हुई है? जो सेंट्रल असिस्टेंस क्या कुछ मिल रहा है? जीएसटी में जो हिस्सेदारी का मामला है वो क्या कुछ हासिल हुआ है? अभी तो इसके बारे में कोई आश्वासन तो नहीं मिला, लेकिन हम ये इससे जुड़कर दो और मुद्दे हैं। एक जो है जो सेंट्रल सरकार ने कई दूसरे तरीके से अभी अपने रिसोर्सेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे, सेस वसूल करते हैं हम लोगों से, और साथ साथ में सेस के साथ साथ में रॉयल्टीज भी मिलता है। ये जो आमदनी मिलता है इस जरिए, सेस और रॉयल्टी के जरिए, ये आमदनी को राष्ट्रों को बीच में बंटवारा करने की कोशिश सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी नहीं करता। ये एक बढ़ते जा रहा है, ये इसका हिस्सा जो है केंद्र की फाइनेंसेस में इसका हिस्सा बढ़ते ही जा रहा। दूसरे जो है अभी जो जीएसटी के जरिए सरकार को कुछ पैसा मिलता है, उस पैसा को सही तरीके से बंटवारा करने के लिए जो अभी जो एक आंकड़ा अभी जो देते हैं वो उसको थोड़ा बदलने की जरूरत है। जहां पॉपुलेशन ज्यादा है उन लोगों को ज्यादा मिलता। यहाँ सदर्न स्टेट्स में, दक्षिण पंथ के जहां भी जितने भी रियासत है, स्टेट्स है, ये स्टेट्स में थोड़ा नियंत्रण की कोशिश हुआ था, तो इस वजह से थोड़ा कम आमदनी मिलता है। तो ये सारी चीजों को नजर में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा अगर बढ़ा दिए तो इस हालत से हम उभर कर निकल जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। और दूसरी बात हम ये भी समझना है कि स्टेट गवर्नमेंट को इसके अपनी जो रिसोर्सेस है, रियासत में जो टैक्सेस वसूल कर सकते हैं उसको भी बढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए। और ये दो अगर करेंगे तो इस हालात को हम किसी हाल से निपट सकते हैं। ये काम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट करना है। अभी हालात, अभी तो मैं हम ये कह सकते हैं कि रियासत के पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो संकट स्थिति में है। एक कभी कभी अपने जो खासकर बिल पेमेंट्स करने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स की बिल्स पेमेंट करने के लिए भी पैसा नहीं रहते। लोग कहते हैं कुछ 50,000 करोड़ रुपया बाकी अभी बिल्स देने का है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को। ये हालात अगर किसी हाल अगर निपट लिए तो हालात राष्ट्र सरकार को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा उसका काम आसानी होता है। आपका मतलब राज्य सरकार से है, राष्ट्र के बजाय राज्य सरकार, या राज्य स्टेट राज्य गवर्नमेंट, स्टेट सरकार, गवर्नमेंट। यस जी। यस। तो मैं ये भी एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी आपसे मैं समझना चाहूंगा अपने दर्शकों श्रोताओं के लिए, क्योंकि उत्तर भारत में आमतौर पे ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि के चंद्रशेखर राव जैसे बड़े ताकतवर नेता जिनको माना जाता था हाल तक, जब तक वो हारे नहीं थे चुनाव, आई मीन उनकी पार्टी हारी नहीं थी, तब तक माना जाता था कि दक्षिण के वो एक बड़े ताकतवर नेता बन के उभरे हैं। लेकिन आखिर हुआ क्या कि उनकी पार्टी लगातार बिखराव की तरफ जा रही है, लोग उनको छोड़ रहे हैं, बड़े बड़े जो उनके नजदीकी लोग थे छोड़ रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के लोग छोड़ रहे हैं। ये वजह क्या है कि अचानक भगदड़ मच गई है उनकी पार्टी में?
जब सत्ता मिला तो इसका सही इस्तेमाल नहीं किए, इसको सही तरीके से सरकार को चलाने की कोशिश चंद्रशेखर राव जी ने नहीं किए थे। उसका पहली कमजोरी ये है कि वो बहुत ही घमंड है और जो अथॉरिटेरियन है, किसी के बात नहीं सुनते। मैं जीत कर तेलंगाना इलेक्शंस में जीत कर आया तो मैं अकेले सरकार को चलाऊंगा, किसी अब अपोजिशन से बात करने की जरूरत नहीं है, या नहीं तो कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की मदद भी मेरे को जरूरी नहीं है। मैं तेलंगाना आंदोलन में भी हूँ, मैं सब समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं अकेला इस सरकार को आगे चलाऊंगा और किसी की मेरे को मदद नहीं है, किसी से बात करने की भी जरूरत नहीं है। अगर हमसे मदद देंगे तो सही है, अगर कि हमें हमारे ऊपर कोई अगर वो लोग कुछ के खिलाफ बात करेंगे तो ऐसे लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। ये था उनका सोच विचार। तो इसके वजह से किसी से बातचीत नहीं होता था, लोगों के साथ, आवाम के साथ भी उनका संपर्क नहीं था। वो बिगड़ गए, किसी से किसी को अपने रिप्रेजेंटेशन देने के मौका नहीं था। हालांकि सचिव के पास जाकर दे सकते, यहाँ की मिनिस्टर्स के पास जाके दे सकते रिप्रेजेंटेशन, लेकिन वो लोगों को ये हल करने के पावर्स नहीं थे। वो लोग तो सिर्फ वहां कुर्सी पे बैठे, लेकिन अपनी अधिकार चलाने का सत्ता भी उनके हाथ में नहीं था। तो ये हालात था। तो आवाम का और चीफ मिनिस्टर का बीच में जो रिश्ता होना चाहिए वो रिश्ता टूट गए, बिल्कुल टूट गए। वो ऐसे हम कह सकते हैं जैसे सेलफोन में काफी हमें मैसेजेस आते हैं कि आप कांटेक्ट एरिया से बाहर है, तो ऐसा कांटेक्ट एरिया से उनका रिश्ता टूट गया और उनके साथ टूट कर वो आगे हो गए। तो ये था हालात तेलंगाना का। उनका जो समझ कर अपने आप पार्टी को पूरे लोगों को एक साथ जुड़कर साथ में ले जाना तो बात की बात है। उन्हें कभी भी किसी पार्टी लीडर से बात भी नहीं करते थे, सलाह मशवरा नहीं लेते थे, कभी कभी उनके ऑफिस में जाने के लिए मौका नहीं मिलते थे। कहीं मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स उनके घर के पास जाकर इजाजत नहीं होने के वजह से वो बाहर निकल कर वापस आए। तो ऐसा बेइज्जती हुआ। इन सारे चीजों के वजह से लोग उनके खिलाफ वोट दिए थे। खासकर ये बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, हर हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान में है, खासकर यहाँ तेलंगाना राज्य में तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। आंदोलन हुआ था नौकरी के लिए, लेकिन सरकार इस मसाइल को हल करने के लिए अपने तरफ से कोई कोशिश भी नहीं की। तो ये सारे लोग एक साथ जुड़कर अभी सरकार के खिलाफ काम करने लगे। इनके वजह से उन्हें हार गए इलेक्शंस में। इलेक्शंस में हारने के बाद दो चीज उनके लीडर्स को समझ में आया। एक जो है आगे और ये जिताने वाले नहीं है, उस उम्मीद पर उनके साथ लोग थे। उनका अगर जीत कर आए तो अपने कमाई बढ़ाने के लिए कोशिश हो सकता, तो उस उम्मीद से लोग उनसे जुड़कर उनके पार्टी में हिस्सेदार बनकर रहे। लेकिन अब तो ऐसा कोई मौका नहीं दिख रहा, तो लोग छोड़कर निकल रहे। और दूसरी बात, कोई इज्जत भी नहीं देते किसी लीडर को, उनके अलावा कोई लीडर भी नहीं रहता, खासकर उनका फैमिली मेंबर्स के अलावा कोई लीडर भी नहीं, उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलता पार्टी में। उन सारी चीजों के वजह से अब लोग निकलने लगे। कुछ कांग्रेस के लोग जो बीआरएस में चले गए और वहां कुछ पोस्ट ले लिए थे, कुछ सत्ता में आए थे सीआरएस की, टीआरएस की मदद, बीआरएस की मदद से, लेकिन वो लोग भी अभी छोड़ दिए, क्योंकि अभी कांग्रेस से उनका पुराना रिश्ता है, जैसा कि केशवराव साहब। तो जब कांग्रेस आया तो वो कांग्रेस के साथ जुड़कर काम करने के लिए वो लोग सब लोग बाहर निकल कर आए। तो अभी तो अगर बीआरएस इन लोगों को नहीं लिए तो शायद ये भी हो सकता थी कि वो लोग बीजेपी में चले जाएंगे, तो बीजेपी मजबूत हो जाएंगे। तो बीजेपी को किसी हाल में मजबूत होना कांग्रेस के लिए कोई फायदा तो नहीं होगा, कांग्रेस के लिए बहुत उसके वजह से नुकसान भी हो सकता। इसीलिए बीआरएस हम आगे वैसे अगर सोचेंगे तो कांग्रेस इन लोगों को लेने के लिए तैयार नहीं थे पहला, लेकिन जब ये इलेक्शंस के बाद जब बीजेपी मजबूत हो गया थोड़ा तेलंगाना में,
वो भी, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। लेकिन जब इनको अगर रोकना है, ठहरना है, वो रोकना है, तो बीजेपी को जरूर इन बीआरएस लोगों को लेने के लिए कोई कांग्रेस भी तैयार रहना होता है, तो कांग्रेस भी तैयार हो गया। तो ये है मामला। और जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी पूरा मजबूत कुछ इलाकों में है, पूरा रियासत में, पूरा राज्य में उनकी इतना मजबूत नहीं है। नहीं, लेकिन कोदंड राम, ये हमें आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ ही इलाकों तक सीमित है, तो उसने कांग्रेस के बराबरी में 8 सीटें कैसे पा गई तेलंगाना में? तो तेलंगाना में 8 सीट लोकसभा के जीतने के पीछे क्या वो सामाजिक आधार क्या है? नहीं नहीं, इसलिए कि बीआरएस अपने वोट बीजेपी को ट्रांसफर किए। काफी लोग, हम कुछ पूछताछ भी किए थे, तो काफी लोग हमें बताए कि बीआरएस लोग अपने कैडर को, अपने मदद लोगों को बीजेपी को डालने के लिए बोले, हमें वोट तो नहीं देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन बीजेपी को वोट दो बोल के वो लोग इलेक्शंस में लोगों को बताए थे। इस वजह से कुछ बीजेपी का क्रॉस वोटिंग हुआ था, और बीजेपी की मदद से कम से कम मेरे ख्याल में 1-2 जगह में बीआरएस के वोट के वजह से बीजेपी जीत कर आए। और अगर ये छोड़ दिए तो बीजेपी इतना मजबूत नहीं दिखता है किसी एरिया लेकिन में। बीजेपी लेकिन बीजेपी के बारे में हमने सुना है, और कुछ मैंने जो साउथ से आने वाली खबरें हैं, खासकर तेलंगाना से, हमने उनमें भी पढ़ा है कि बीजेपी अभी ट्राई कर रही है कि जो वहाँ की बीसी कम्युनिटी है, बैकवर्ड कम्युनिटी, उसमें कैसे अपना बेस कंसोलिडेट किया जाए। तो क्या कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी के पास बीसी कम्युनिटी के लिए कोई खास एजेंडा नहीं है, कोई स्पेस ज्यादा नहीं है, या बीसी कम्युनिटी के जो इश्यूज हैं, खासकर उनके जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कांग्रेस ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है पॉजिटिवली? What is the reason that BJP is getting support, a sectional support from BC? I'm not saying कि all of BC are supporting BJP, but a section of BC. नहीं, पीपल इन दी असेंबली इलेक्शंस में तो सारे लोग कांग्रेस को एक मजबूत देखा था, और जो टीआरएस से टक्कर लेने वाले ताकतवर पार्टी समझे थे, इसीलिए तो असेंबली इलेक्शंस में वो लोग वोट डाले। जितना एक साथ जुड़कर असेंबली में काम किया, उतना काम अभी पार्लियामेंट इलेक्शंस में कांग्रेस नहीं दिखाए थे, और इतना कोशिश नहीं किए थे। वो एक उनका काफी कमजोरी है। और दूसरा जो है, अभी बीआरएस का वोट ट्रांसफर भी हुआ था बीजेपी को, तो ये इसके वजह से थोड़ा बीजेपी को तो फायदा हुआ। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं, हैदराबाद के अतराफ और जो है नॉर्थ वेस्ट तेलंगाना, निजामाबाद, आदिलाबाद और करीमनगर, ये जिलों में जितना मजबूत है कांग्रेस बीजेपी पार्टी, दूसरे जिलों में नहीं है। साउथ में उतना उनका ताकत नहीं है। जैसा आपने कहा, बीजेपी जरूर कुछ बीसी सेक्शंस की मदद जुटाने के लिए, बीसी सेक्शंस में अपने मजबूत बनाने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका मदद पूरा वही सेक्शन से पूरा नहीं है। आपके हिसाब से स्टेट पॉलिटिक्स में बीआरएस नंबर 2 रहेगी या बीजेपी नंबर 2 रहेगी भविष्य में? अभी की बात नहीं कर रहा हूं, इन फ्यूचर कांग्रेस के लिए विपक्ष कौन रहेगा? किससे लड़ना पड़ेगा कांग्रेस को? कांग्रेस दोनों से भी लड़ना पड़ता फिल वक्त, क्योंकि अभी इस दोनों में से कौन उभर कर आगे जाएंगे ये देखने की बात है। क्योंकि बीआरएस के लिए तो एक लीडरशिप है, एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन है तेलंगाना में अपने आप निभाने के लिए। उनका विलेजेस तक उनका नेटवर्क है। बीजेपी को ये सब नहीं है, उनका वो कमजोरी है। और आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी को बहुत काम करना पड़ता है। जितना नेटवर्क, जितना एक लीडरशिप की एक ताकत है, वो जितना बीआरएस में है उतना बीजेपी में नहीं है। बीजेपी अगर बढ़ना है तो विलेजेस तक वो उनका नेटवर्क बनाना पड़ता है, लीडरशिप नहीं है अभी भी। अच्छा, बिल्कुल आखिर में 2 सवाल, बिल्कुल आखिर में, क्योंकि हमारा समय खत्म हो रहा है।
हम आखिर के 2 सवाल। पहला सवाल पहला जो बाकी बचे सवालों में पहला सवाल ये कि क्या मौजूदा जो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट है, क्या इसमें जो सबाल्टर्न सेक्शंस हैं सोसाइटी के, क्या इनके लिए ठोस एजेंडा ये लेकर नहीं जा पा रही है, जैसे एफर्मेटिव एक्शन के लिए, जैसे रिजर्वेशन के इश्यूज को लेकर या कास्ट सेंसस के इशू को लेकर? क्या ये सरकार उतना ठोस कदम नहीं उठा पा रही है जिससे कि लोगों में जो पहले आशा जगी थी वो उसके मुकाबले अब कम हुई है आशा? ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये बीजेपी बीसी सेंसस, कास्ट सेंसस के लिए तैयार है कांग्रेस पार्टी। तो इसके वजह से बीसी में, एससी में उनका अभी भी अच्छा इमेज है। लेकिन कुछ अभी आपने उन लोगों से लीडरशिप और भी ऊपर ले आने का रहता। सेंसस तो एक मुद्दा है, ये मुद्दा को लेकर के खासकर कांग्रेस ने आगे है। और दूसरा जो है, कांग्रेस का कैंपेन बीजेपी के खिलाफ तो काफी अच्छा रहा है। ये लोग ये साफ बताए, कांग्रेस अगर बीजेपी जीत कर आए तो संविधान को खतरा रहेंगे, तो संविधान को बचाने का है तो बीजेपी को हराना। अगर संविधान को नहीं बचाएंगे तो ये रिजर्वेशंस की मामला तो बिगड़ जाएगा, हमें रिजर्वेशंस नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीज के वजह से कांग्रेस पार्टी तो बीसी में, एससी में मजबूत बन गए। जितना एससी में उनका पकड़ बढ़ गया, उतना पकड़ अभी भी बीसी में नहीं है। तो वो भी वहां पे भी उनका काम अभी बाकी है, आगे और भी करने का रहता है। बिल्कुल आखिरी सवाल, आपका जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और आपका जो अपना कार्यक्रम है, आप क्या आपका आगे का फैसला है? जैसे तेलंगाना में जब आंदोलन चल रहा था तो समझा जाता था कि जब नया राज्य बनेगा तो आप के चंद्रशेखर राव और आप दोनों गवर्नमेंट में साथ होंगे, लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो अभी तक चंद्रशेखर राव से रिश्ते खराब होने के बाद आपने कोई राजनीतिक अपना एक ठोस पहल सत्ता की राजनीति में कभी नहीं दर्ज हुआ है। तो क्या आप कांग्रेस के साथ मिलकर या किसी और मोर्चे के साथ, क्या है आपका अगला कदम क्या है? तो एक जो है तेलंगाना की रियासत में इलेक्शंस बहुत ही कीमती बात है। वो तो करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है। तो हमें, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। हम काम करते हैं, लोगों में हमारे लिए इज्जत है, मानते हैं कहीं गए तो भी, लेकिन पैसा तो खर्च नहीं कर सकते। ये हमारा एक सवाल है। हम बिना पैसा सियासत, राजनीति कैसा करना, ये हमें ढूंढ निकालना है कुछ तरीका। और वो एक है। और दूसरा जो है, हम जो है इलेक्शंस में काम करने के लिए, जैसा मैं कहा, और भी तरीका ढूंढ निकालना पड़ता। ये सिर्फ हमारा ही सवाल नहीं, काफी वीकर सेक्शंस को रिप्रेजेंट करने वाले सोशल जस्टिस पार्टीज हो या गरीबों के लिए काम करने वाले पार्टीज हो, इन सब लोगों के लिए ये तो एक बड़ा सवाल है। तो हमारा जहां तक मुद्दा है, एक जो है डेमोक्रेटाइज करना तेलंगाना को। जितना हमें कभी सियासत में जो हिस्सेदारी लेने के लिए मौका तो सब लोगों को मिलना चाहिए, ये हमारा कोशिश है। दूसरा जो है, विल यू ज्वाइन कांग्रेस पार्टी इन फ्यूचर? नो, अभी मदद दे रहे, बाहर से मदद दे रहे। हिंदुस्तान की जो हालात देखते हुए हमने ये समझा कांग्रेस के साथ जुड़कर काम करेंगे तो आगे कुछ हद तक तो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा अभी तो यही हमारा विचार है, और इस विचार के आधार पर हम काम आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे। और साथ साथ में कुछ बेरोजगार बच्चों के लिए काम करना भी जरूरी है। अभी तुरंत केवल सरकार नौकरी की भर्ती करने के लिए काम नहीं होना चाहिए, और नौकरी मिलने के लिए जिस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनता है उसको बदलना पड़ता, ताकि नौकरी, सब लोगों को नौकरी मिले, सब लोग अच्छा सा अच्छा जी सके। तो ये हमारा कोशिश रहेंगे। इसके लिए खासकर जो बीसी हो, एससी हो,
और इन लोगों में हमारा काम थोड़ा ज़्यादा करना चाह रहे हैं। तो एसटीज खासकर यहाँ फॉरेस्ट लैंड्स का बहुत ही बड़ा एक स्ट्रगल हो रहा है, उस स्ट्रगल्स में भी हम साथ है, उनके साथ है हम सब लोग। तो ये काम हमें करना चाहते हैं और ये काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओके, ओके, शुक्रिया, शुक्रिया कोदंड राम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे बातचीत की और फिर हम भविष्य में आपसे तेलंगाना और आंध्र दोनों राज्यों के बारे में समय समय पर बात करते रहेंगे। नमस्कार, आदाब, नमस्कार। सत श्री अकाल।